वेलकम फ्रेंड्स, चैन गेट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं भैया कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि पता है कि हम लोग अभी चैन गेट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और हमने अभी तक क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की एनसीईआरटी कवर की है। मतलब क्लास 8 के लास्ट जो है अध्याय जो 10 है, आज उसका लास्ट टॉपिक है और हम इसमें पार्ट 2 के वीडियो के माध्यम से इसको आज कवर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले कुछ जरूरी बात हो जाए, आप अभी भी कोविड का जो समय है उसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कीजिए, घर पे रहिए और घर पर आकर सुरक्षित रूप में आप यहाँ पर चैनगढ़ की इस ऑनलाइन क्लासेज का आनंद लीजिए। इतना ही नहीं, अभी भी जो बच्चे आज नए जुड़े हुए हैं या जो और बच्चे हैं जो और अभ्यर्थी हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि अभी भी जिन्होंने इस चैनगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब पर जाइए, चैनगढ़ IAS टाइप कीजिए और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, उसको पर्सनलाइज कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इतना ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ, उन अभ्यर्थियों के साथ जो जिज्ञासु हैं पढ़ने को, खासकर एनसीईआरटी के लिए जो परेशान रहते हैं और एनसीईआरटी को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहता हैं, उनको जिनका बेस्ट क्लियर करना है एनसीईआरटी में, उनको ज़रूर बताइए। इस चैनल का लिंक उनको ज़रूर भेजिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए कि वो भी चैनगेट के इस ऑनलाइन क्लास में डिजिटल मोड में एनसीईआरटी पढ़ पाएंगे। क्योंकि अभी कोरोना का समय है, कोविड के समय में घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अगर एनसीईआरटी उन्होंने कवर कर लिया तो बहुत बड़ी उनके लिए उपलब्धि हो जाएगी। क्योंकि एनसीईआरटी के लिए बार बार उनको भटकना पड़ता है, तो उनके लिए एक सबसे अच्छा समाधान ये है कि वो चयन के इस कार्यक्रम का लाभ उठा सके। हमने दोस्तों अभी चैप्टर हमने बता दिया था कि हमने क्लास 6 और क्लास 7 हमने कवर की थी। अब हम अभी क्लास 8 कवर कर रहे हैं और क्लास 8 में आपको बताना अभी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ पर क्लास 8 का एक वीडियो आपको ऑलरेडी मैं वहाँ पर शेयर कर दी है। आप में से बहुत बच्चों ने जो आज नए हैं वो नहीं देखे होंगे, तो उनको मैं बता दूँ कि वो उनको क्या करना है, चैनगढ़ IAS के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे एनसीईआरटी प्लेलिस्ट में जाके एनसीईआरटी सेक्शन में जाके बाकी वीडियो देख सकते हैं। पार्ट 1 में यहाँ स्वतंत्रता के बाद का पार्ट 1 मैंने वहाँ पर दे दिया है। अगर और भी दिक्कत है तो लिंक के माध्यम से हम डायरेक्ट जा सकते हैं, नोटिफिकेशन के माध्यम से जा सकते हैं, वहाँ पर उसको देख सकते हैं। अभी जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो दिमाग में मस्तिष्क से ये चीज़ निकाल दे कि मैं चैप्टर 2 इसका पढ़ूंगा, पार्ट 1 हमने पढ़ा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके साथ कंटिन्यू रखो और कंटिन्यू रहो। उसके बाद आपको जब समय मिले तो इसके या इसके पढ़ने के जस्ट बाद आप क्या करना, पार्ट 1 देख लेना। और जिन्होंने क्लास 6 क्लास 7 नहीं देखी है उनको लिए भी बोल रहा हूँ कि समय निकाल के आप एक रूटीन बना लो, एक टाइम पर धीरे धीरे करके आप क्लासेस देख लेना। क्लासेस की संख्या भी ज़्यादा है नहीं और मैं ऐसा पूरी तरह से मैं ये आश्वस्त हूँ कि अगर एक बार आपने क्लासेस देख ली तो आपके मन में जो ये बार बार जो भ्रमित आप हो रहे हैं कि एनसीईआरटी पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा या कैसे पढ़ा जाए, ओल्ड पढ़ी जाए एनसीईआरटी या न्यू का अध्ययन किया जाए, इस प्रकार के जो सवाल आप करते हैं उसका समाधान यही है कि पहले एक बार पढ़ तो लो। पहले आप जाके चैनगढ़ के इस एनसीईआरटी सेक्शन में जाके पहले वीडियो देख लीजिए। उसके बाद कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तब आप मुझे बताइए कि हाँ हमें यहाँ पर दिक्कत है, नॉलेज गैप यहाँ पर हो रही है, तो मुझे इसके लिए मार्गदर्शन किया जाए। तो चैनगढ़ की टीम खासकर मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझाऊँ और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का प्रयास हम करेंगे। और आपके लिए हम 24/7 उपलब्ध है। आपको अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से भी हमसे आप सवाल कर सकते हैं। आज का शीर्षक है स्वतंत्रता के बाद। इसका पार्ट 1 वीडियो मैंने डाल दिया है, पार्ट 1 आपको देखना है तो आप देख लेना बाद में जाके उस प्लेलिस्ट से जहाँ पर एनसीईआरटी के प्लेलिस्ट में या ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है। यहाँ एक नया अखंडित राष्ट्र के बारे में मैंने बताया था, थोड़ा सा ओवरव्यू कर देता हूँ। यहाँ पर 47 में जब देश आज़ाद हुई थी तो 2 राष्ट्र के रूप में आज़ादी मिली थी, एक भारत और पाकिस्तान, तो उसकी बात की जा रही है। फिर यहाँ पर भारत आज़ादी के साथ ही स्वतंत्रता के बाद ही भारत के साथ क्या क्या चुनौतियाँ थी उसकी बात की जाती थी। तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि लगभग इतनी बड़ी आबादी, लगभग 34.5 करोड़ एक तो आबादी है, ठीक है। दूसरा, इसमें आप ये भी देखिए कि यहाँ पर विभाजन के बाद बहुत सारे जो लोग हैं पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आते हैं, तो उनकी समस्या है, उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनके लिए रहने का जगह देखना है, उनको बसाना है, उनके खिलाने पिलाने की व्यवस्था की जाए, मतलब मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति उनकी होनी चाहिए और उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी भारत सरकार के अंतर्गत थी। नवजात राष्ट्र के रूप में ये बहुत बड़ी यहाँ पर देखेंगे कि ये शुरुआत में ही परीक्षा ली जा रही है। यहाँ पर और देखिए, यहाँ पर बहुत सारी और भी भारत में जो लोगों के बीच जो है बहुत आबादी जो है बहुत विभिन्न विभिन्न धर्मों और जातियों से, मतलब विभिन्न प्रकार के संप्रदाय के लोग रहते थे, जाति के लोग रहते थे, विभिन्न प्रकार के यहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं हिंदू बहुल लोग हैं, कहीं मुस्लिम समुदाय है, कहीं पारसी है, जैन है। और उसमें भी जाति प्रथा बहुत ही विद्यमान थी, जैसे ऊंची जाति और नीची जाति के संघर्ष हो रही थी। बहुल हिंदू समुदाय थे, कहीं अन्य धर्म को मानने वाले भारतीय थे। तो यहाँ पर बहुत सारे भाषा भाषी भी लोग हैं,
जिनके खान पान में, रहने सहने में, काम धंधों में बहुत विविधता है। तो इतनी विविधता वाले लोगों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता था, इस ये भी एक समस्या थी। मतलब आपको यहाँ देखना है कि विकास भी हमें करना है और एकता की समस्या है। पहले तो हमको राष्ट्र को एकाएक करना है, मतलब एक रूपता लानी है राष्ट्र के लोगों में। और दूसरी समस्या क्या है कि उनका डेवलपमेंट भी होना चाहिए। आप ये भी देखेंगे कि स्वतंत्रता के 50 जो विशाल संख्या गांव में रहती है, आज भी गांव में ही ज़्यादा आबादी है, और सभी का जो आजीविका के जो साधन थे वो कहाँ थे, कृषि थे। और कृषि किस पर डिपेंड थी, मानसून पर डिपेंड थी। अगर मान लीजिए कि कभी मानसून धोखा दे जाती है या कृषि में उत्पादन ज़्यादा नहीं होता है, तो यहाँ देखिएगा कि बहुत बड़ी संकट की स्थिति आएगी। और यहाँ पर देखिए कि अर्थव्यवस्था जो है, कृषि गैर कृषि क्षेत्रों में जो भी अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि से ही कच्चे माल की पूर्ति उनमें होती है। अगर वो भी दिक्कत है, अगर उत्पादन कम हुआ या न के बराबर हुआ, तो उसमें फिर आप देखेंगे कि आजीविका के लिए भी दिक्कत हो जा रही है। और साथ साथ छोटे मोटे जो उत्पाद होते हैं, जो यहाँ पर सेकेंडरी उद्योग की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो इनपुट्स चाहिए वो भी कृषि पैदावार से ही मिलते, तो वो नहीं मिलने के बाद वो भी संकट है। और भी कुछ लोग थे जो गैर कृषि कार्यों में थे, व्यापार में संलग्न थे, छोटे छोटे कारीगर थे, काम करते थे, उनको भी दिक्कत हो जाती थी। फसल चौपट हुई तो नाई, बढ़ई, बुनकर, अन्य कारीगर को आमदनी पर भी संकट पैदा हो जाता था कि उस वक्त भी क्या हुआ, अनाज के रूप में इनको पेमेंट दिया जाता था। और अनाज जो है उस वक्त आज भी देखेंगे कि जो भोजन की आवश्यकता सबको है। फिर यहाँ पर शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गी बस्तियों में रहते थे, जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार की खास व्यवस्था नहीं थी। यहाँ विशाल आबादी को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण भी करना था, जहाँ लोगों को रोजगार मिल सके। तो पहले तो आपको देखना है कि सभी के लिए भोजन उपलब्ध करवाना है। दूसरा, कृषि का भी विकास करना है, तभी उत्पादन होगा, तभी तो ये खाएंगे। तीसरा देखेंगे, उद्योग धंधों का विकास करेंगे ताकि उनको क्या हो, रोजगार मिल सके। तो ये सभी समस्याएं हैं। ये समस्याएं तो मूलभूत है, इनको पूर्ति की जानी है। इनके लिए नियम, इनके लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्लानिंग को करनी पड़ेगी। दूसरा है कि देश में जो लोग हैं वो विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विविध भाषा भाषी है, विभिन्न प्रकार के कल्चरों को मानते हैं, विभिन्न धर्मों के हैं। उसमें देखेंगे कि हिंदुओं में बहुत जाति प्रथा भी बहुत है। तो ये जो सामाजिक रूप से जो समस्या खड़ी कर दी, इनको भी आश्वस्त करना है कि वो सभी जो है उन सभी के साथ न्याय होगा। तो इस प्रकार की जो शुरुआत में देखेंगे कि नवजात जो स्वतंत्र राष्ट्र, उसमें इतनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, आप आगे देखेंगे बाद में कि यहाँ पर देखेंगे कि एकता और विकास की प्रक्रिया को साथ साथ चलना है, तो कहीं ना कहीं मतभेद जरूर होगा। ज़्यादा डेवलपमेंट आप जानते हैं, विकास और विनाश दोनों एक दूसरे का पर्याय है। यहाँ पर देखिए कि भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूद मतभेदों को दूर न किया जाता तो वह हिंसा को बहुत खतरनाक टकराव का रूप ले सकते थे। कहने का अर्थ समझिए कि किसी एक वर्ग के लिए आप ज़्यादा काम करेंगे, किसी के लिए नहीं करेंगे, तो वहाँ और भी टकराव होगा। तो एक ऐसे कानून की जरूरत थी, एक ऐसे सामाजिक व्यवस्था की जरूरत थी, जिसमें क्या हो, सभी के लिए अवसर उपलब्ध हो सके और सभी के लिए समानता की परिभाषा लिखी जा सके। लिहाजा ऐसे टकराव देश के लिए महंगे पड़ते थे, कहीं ऊंची जाति और नीची जाति के बीच, कहीं हिंदू और मुसलमानों के बीच, तो कहीं किसी और वजह से तनाव की आशंका बढ़ी हुई थी। अमीर और गरीब के बीच भी देखेंगे। दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते तो ज़्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था। डिस्क्रिमिनेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का फर्क पैदा हो सकता था। तो देखिए कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा, मतलब देखेंगे कि आज़ादी तो हमें मिल गई, राजनीतिक रूप से तो हम आज़ाद हो चुके थे, लेकिन अभी भी आर्थिक विषमता थी भारत में, गरीबी है। गरीबी के साथ साथ यहाँ देखेंगे कृषि का उत्पादन बहुत ही कम है। मतलब इतना आप जान के चलिए कि यहाँ पर हरित क्रांति की शुरुआत के बाद ही हम कुछ सही हो पाते हो, तो हम बाद में इसकी चर्चा हम करेंगे। तो इन सभी समस्याओं से निपटना था। देश के बहुत सारे देशी रियासत थे जो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे, उन सभी को भी मिलाना था। अल्पसंख्यक लोग जो विस्थापित होकर पाकिस्तान से आए थे, उनकी भी सुरक्षा की गारंटी लेनी थी, उनको ही बसाना था, उनके लिए भी रोजगार की व्यवस्था करनी थी। तो ये सारी समस्याएं एक साथ भारत नवजात जो है राष्ट्र को मिल रही है। और यहाँ पर इन सभी के समाधान के लिए उस वक्त के जो लीडर है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और यहाँ पर उप प्रधानमंत्री वल्लभ पटेल, और जो लीडर है, संविधान सभा के जो सदस्य हैं, संविधान में जो संसद के लोग हैं, वो किस प्रकार क्या रणनीति अपनाते हैं, उसकी चर्चा इसमें हमने यहाँ पर की थी और पढ़ा था। हमने नए संविधान की रचना के बारे में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर कैसे कैसे सबसे पहले यहाँ पर खासियत बताया जाए कि हमारे संविधान की एक सबसे बड़ी खासियत यह थी, उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया था सबके लिए। इसका मतलब यह था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का अधिकार था। यह क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता यह अधिकार टुकड़े टुकड़े, यहाँ पर उपलब्धि की बात ये कहा गया है कि आप देखिए कि सभी जो राष्ट्र, चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका, वहाँ पहले क्या हुआ,
पहले बहुत सीमित लोगों को, पहले संपन्न लोगों को मताधिकार दिया गया, फिर एजुकेटेड लोगों को दिया गया। इस प्रकार करके खंडित खंडित क्लास में जो महिलाओं को अधिकार मिलता है वो बहुत संघर्ष करती है तब उनको मिल पाता है। लेकिन भारत की खासियत ये थी कि यहाँ पर सभी के लिए, अमीर गरीब उच्च नीच, किसी तरह के भेदभाव, किसी भी धार्मिक तरह का, चाहे सामाजिक रूप से, किसी भी रूप से भेदभाव नहीं किया गया और सभी को व्यस्क मताधिकार दिया गया, चाहे वो पढ़े हो या अनपढ़ हो। तो ये बहुत बड़ी हमारी खूबी थी। अब इतना ही नहीं, यहाँ पर और भी देखेंगे, ये सब तो हमने कवर कर ही लिया था। अब इस विशेषता की बात और भी की जाए कि समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआछूत को के चलन को खत्म कर दिया गया था। हिंदुओं के मंदिरों में केवल ऊंची जाति के लोग ही जाते थे पहले। ये हमारी जो विषमता जो है इन लोगों के साथ, उन्हें उनके लिए क्या किया, उनके लिए कानून बनाकर इसको उनको एक अधिकार दिया गया और सभी के लिए मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए। जिनको अब तक अछूत माना गया था वो भी मंदिर में अब जा सकते थे। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने भी यही तय किया कि विधायिका कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाए। कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, हरिजन के नाम से संबोधित किसने किया था, आपसे प्रश्न किया था मैंने, आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है, एक बार जरूर कमेंट कीजिए। उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षणिक योग्यता नहीं होती थी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरी में जा सके। परंतु संविधान सभा के सदस्य एच.ए. खांडेनकर ने ये भी मैंने आपको बताया था कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है। अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडेकर ने कहा था, कहा था कि हमारे साल से हमको दबा कर रखा गया, हमें अधिकार नहीं दिए गए। इस प्रकार की यहाँ पर चर्चा की गई है और यहाँ पर एक कहूँगा देखेंगे मध्यम मार्ग अपनाया गया है और अंततः ऐसे कानून बनाया गया जिसके तहत सभी को एक समान अधिकार मिल पाए, समानता का भाव, स्वतंत्रता की भावना का विकास किया गया। और जो गरीब तबके के लोग थे या जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, उनके लिए रिजर्वेशन की बात भी यहाँ पर अम्बेडकर साहब ने की कि जब तक ये हमारे हम सभी समान न हो जाए, हमारे समानता के जब तक ये समान न हो जाए और लोगों के, तब तक इनको रिजर्वेशन दिया जाए। रिजर्वेशन के तहत उनको दिया गया शैक्षणिक रूप से, उनको सामाजिक रूप से इनको मजबूत करने के लिए रिजर्वेशन की बात भी अम्बेडकर साहब ने यहाँ पर की थी, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और वो सामाजिक भेदभाव से गुजरे हुए, वे छोटी जातियों को खासकर ये कर रहे थे, खुद महार जाति से थे और उन्होंने जीवन का उनका अनुभव बहुत ही करवा रहा था बचपन का, उनका हवाला लेते हुए उन्होंने इस पर बहस भी की थी। ठीक है, अब हुआ कि राज्यों का गठन कैसे किया जाए। तो राज्य गठन के संबंध में भी मैंने बताया था आपको कि राज्यों में यहाँ पर भाषाई आधार पर पहले इन्होंने 1920 के दशक में ही स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी कांग्रेस ने सभी को आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अलग प्रांत होगा। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस इससे पलट गई। कहने का अर्थ है कि आज़ादी मिलने के बाद जो विभाजन की प्रक्रिया जो थी, यहाँ विभाजन के बाद विभाजन का त्रासदी को देखते हुए उन्होंने डिसीजन लिया कि कहीं भी भाषाई आधार पर राज्यों का एकीकरण नहीं किया जाएगा, इससे और भी दूरी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश के एक नेता थे, गांधीवादी नेता श्रीराम पोटल्लू, उन्होंने अनशन कर दिया। हमारा अनशन के बाद 58 दिनों के भूख हड़ताल के बाद क्या कि इनकी मृत्यु हो गई और सबसे बाद में इतना व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ, कुछ कमेटी का गठन किया गया। उसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। इसके बाद बहुत सारे भाषाई राज्यों ने जो बार बार कह रहे थे, पंजाबी, मराठी, मलयालम, तेलुगु, इन्होंने भी आंदोलन शुरू कर दिया। कहने का अर्थ है कि एक राज्य को आप मान्यता दे दीजिएगा भाषा के आधार पर तो और लोग तो मांगेंगे ही, क्योंकि उनकी भी डिमांड थी। तो धीरे धीरे इन सभी ने आंदोलन शुरू कर दिया। तो इनको देखते हुए उन्होंने क्या किया, एक विकल्प, बहुत सारे कमेटी का यहाँ गठन किया गया। उन्होंने राज्य सरकार को रिपोर्ट जैसे उन्होंने मना की थी कि ये जो है करना सही नहीं रहेगा। फिर भी धीरे धीरे करके यहाँ देखेंगे 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी दो अलग राज्य, मुंबई और गुजरात की बात की जा रही है। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ, हरियाणा को अलग राज्य की मान्यता दी गई। पंजाब में पंजाब भाषी और हरियाणा में हरियाणी या हिंदी बोलने वाले बहुतायत लोगों की यहाँ पर ये थी। तो यहाँ पर हमने बताइए, देखिए भाषाई राज्यों का गठन से संबंधित यहाँ पर पिक्चर आपको दिखाया जा रहा है। ये अब यहाँ से हम लोग पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। पार्ट 1 के लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जिन्होंने नहीं कवर किया है वो प्लीज़ जाके बाद में आप समय निकाल के इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ देखिए ये जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, ठीक है। यहाँ देखिए बलूचिस्तानी तो अब पाकिस्तान में चला गया। यहाँ पर देखिए सिंध ये है, ये यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं राजस्थान का ये क्षेत्र हुआ। यहाँ पर यूपी, यहाँ ये पूरा यूपी, बिहार, यहाँ बिहार देख रहे हैं, यहाँ बंगाल है, ये नॉर्थ ईस्ट का अपना क्षेत्र है। तो ये इस प्रकार के जो हैदराबाद रियासत यहाँ था, मैसूर रियासत यहाँ पर है। तो ये पहले है, कब है, 14 अगस्त 1947 से पहले भारतीय प्रांतीय रियासत, मतलब आज़ादी से पहले ये दशा थी। इतने छोटे छोटे रियासत देखने को, क्योंकि छोटा छोटा रियासत भी आपको देखने को मिलेगा, बिलग्रामी टाइप का भी बहुत सारे रियासत है। तो ये देखिए, लेकिन
अब देखिए रियासतें में ये जो है ये भारतीय रियासत है, मतलब भारत के क्षेत्रीय, और ब्रिटिश भारत के अंतर्गत ये क्षेत्र जो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत थे वो तो ऑलरेडी राज्य के रूप में स्थापित हो गए थे। कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो भारतीय रियासतें थे और वो यहाँ पर मिलना नहीं चाहते। कुछ ने तो कुछ रियासतों ने तो अपनी हामी भर दी थी, वो भारत संघ के साथ जुड़ गए थे, लेकिन कुछ ने कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे, तो उनको भी मिलाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। अब भूतपूर्व रियासतें में ये देखिए जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पर देखिए हैदराबाद, मैसूर, इसी जूनागढ़ की बात की जाएगी यहाँ पर, और बहुत सारे छोटे छोटे हैं इनकी बात की जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कि बाद में क्या होता है, यहाँ पर एक और फिगर है, जब रियासतों के शासक भारत अथवा पाकिस्तान से जुड़ने के लिए मान गए या फिर हरा दिए गए तो उनकी रियासतें खत्म हो गई, परंतु 31 अक्टूबर 1956 तक कई ऐसी रियासतें को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनाए रखा गया। इसलिए 1947-48 से 31 अक्टूबर 1956 की यहाँ कालावधि के लिए उन्हें भूतपूर्व रियासत कहा गया है। इन्हीं को भूतपूर्व रियासत कहा गया है। इनकी पिक्चर ये भूतपूर्व रियासत की बात यहाँ पर की जा रही है। ये यहाँ पर देखिए मणिपुर, त्रिपुरा, इनको कहा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अन्य रियासत तो आप देख ही रहे हैं, जो अंग्रेजों के अधीन थे वो तो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ एक फिगर और देखिए, यहाँ देखिए अब बनाने के बाद 1975 में भारतीय रियासतें की बात यहाँ की जा रही है। 1975 तक स्थिति ऐसी हुई थी कि अब सभी लगभग भारतीय संघ में जुड़ चुके थे। जम्मू कश्मीर देखिए, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यहाँ राजस्थान बनाया गया, गुजरात है, महाराष्ट्र यहाँ अलग हो गया, यहाँ मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तो ऐसे आप देखेंगे कि अंततः हमने ये स्थिति जो आज की स्थिति है वो हमने प्राप्त कर ली, और सभी को मौन बेस कुछ नियम, किसी को पुलिस कार्रवाई द्वारा हैदराबाद को मिला दिया गया, कहीं और ये कराया गया, रेफरेंडम कराया गया, इस प्रकार की विधि अपनाकर इनको हमने मिला लिया, ठीक है। अब यहाँ पर डैम की बात की जा रही है, विकास के कार्यों में और क्या क्या किया जा रहा है। तो महानदी के पानी को रोकने के लिए बनाया गया पुल, स्वतंत्र भारत में पुल और बांध विकास का प्रतीक बन गए थे। यहाँ पर अब विकास, चूंकि सिंचाई की साधन का भी यहाँ विकास होना जरूरी है, चूंकि हम मानसूनी वर्षा पर डिपेंडेंट रहते थे, तो यहाँ पर प्रयास किया गया कि क्यों न हम महत्वपूर्ण नदियों को यहाँ पर डैम बना के और यहाँ बांध बनाकर और वहाँ से सिंचाई और बिजली दोनों की प्राप्ति हम कर पाए, ठीक है। राज्य से आपका क्या तात्पर्य, सरकार से संबंधित, ठीक है। ध्यान दें कि राज्य शब्द यह अर्थ देश के विभिन्न राज्यों या प्रांतों से नहीं है, सरकार से संबंधित यहाँ राज्य जो भी प्रयोग किया जाएगा, राज्य उसमें राज्य नहीं समझेंगे, मतलब सरकार को हम राज्य के नाम से यहाँ पर पढ़ेंगे, इसकी सूचना यहाँ पर दी जा रही है, ठीक है। अब आते हैं विकास की योजनाएं बनाना। अब हुआ कि अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, जो भी समस्याएं थी, राज्यों का एकीकरण था, वो भी हो चुका है। और ये भी देखेंगे भाषाई राज्यों पर जो बार बार राज्य जो मांग रहे थे कि भाषा के आधार पर हमको अलग कीजिए, संस्कृति के आधार पर हमको अलग कीजिए, उसका भी समाधान कर दिया गया। अब बात की जाएगी कि अब विकास कैसे होगा और विकास के लिए क्या क्या योजनाएं बनाने पड़ेंगे हमें। तो यहाँ पर पंचवर्षीय योजना की बात हम करेंगे। अब उसके बारे में क्या कहा गया ये देखिए आप। भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने और आधुनिक तकनीकी और औद्योगिक आधार निर्मित करना नए भारत का एक बड़ा लक्ष्य था। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। ये भी प्रश्न पूछाता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो आप याद रखिए 1950 में। इस बारे में ज्यादातर सहमति की भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे, इसको आप कमेंट करके मुझे बताइए, ऐसे मैं इकोनॉमिक्स में इसको कवर जरूर करूंगा, ठीक है। यहाँ राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने, रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक भूमिका अदा करेंगे। यहाँ पर तो ऑलरेडी इसका आंसर दिया जा चुका है। किस क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, अर्थात कौन से उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग बाजार द्वारा यानी निजी उद्योगपतियों द्वारा लगाए जाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इन सबको परिभाषित करना योजना आयोग का काम था। अब हम योजना बनाएंगे और योजना के तहत हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे, जिसमें निजी और सरकारी दोनों, राज्य और निजी दोनों ही क्षेत्र क्या करेंगे, मिलकर उत्पादन करेंगे। लेकिन तय करेगा योजना आयोग कि कौन कौन से उत्पादन जो है राज्य के अधीन रहे, कौन कौन से उत्पादन का काम जो है वो निजी उद्योग करेगा, और दोनों के बीच समन्वय बना के विकास किया जा सकेगा, इसका प्लानिंग करना था, ठीक है। अब हम फिगर आपको बाद में दिखाऊंगा। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। पहली पंचवर्षीय योजना का काल बताइए, 1951 से शुरुआत की गई थी इसमें, ठीक है। इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजना आदि पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर मूलभूत उद्योगों की आवश्यकता थी। बड़े बड़े संयंत्र लगाए गए, बहुत सारे राष्ट्रों का सहयोग लिया गया, और यहाँ पर कोशिश की गई कि हम भारी उद्योगों का विकास कर सके, जिससे उत्पादन प्रणाली हमारा
जो है वो कारगर हो सके। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंदर रखे गए भारी उद्योगों पर यह जोर और अर्थव्यवस्था की राज्य नियंत्रण की कोशिशें अगले कुछ दशक तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रही, क्योंकि भारी उद्योगों को सरकार ने अपने अंदर रखने का कारण ये था कि सरकार उस पर शुरुआत में सरकार को ये लग रहा था कि अगर हम इस पर नियंत्रण रखेंगे तो इसका हम सही उपयोग कर पाएंगे, समुचित उपयोग कर पाएंगे। तो उन्होंने भारी उद्योगों को अपने अंतर्गत रखा। इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे, तो कुछ मुखर विरोधी भी थे। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा था। मतलब सेकेंड पंचवर्षीय का मुख्य जो बल था वो किस पर था? भारी उद्योगों को विकास पर था, नदियों के विकास पर था, बहुत सारे प्रोजेक्ट को पास करने वाले थे। तो कुछ विरोधी भी थे जो कहते थे कि हमें कृषि पर ध्यान देना चाहिए, बिना बगैर कृषि पर ध्यान दिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे भी आज भी देखेंगे बहुत सारे, जब भी कानून बनाए जाते हैं तो कुछ ना कुछ विरोध होता है। विरोध का कुछ तार्किक आधार भी होता है, कुछ अतार्किक भी होते हैं, लेकिन विरोध करना तो जरूरी है। वहाँ पर कुछ ना कुछ, अगर कुछ प्रोजेक्ट कोई काम किया जा रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां तो हैं, उन्हीं कमियों को ध्यान दिलाते हैं विरोधी। तो इसलिए उनको भी, उनका भी बात सुनना बहुत जरूरी होता है। यहाँ देखिए गांधी सागर बांध पर काम चल रहा है, इस फिगर में आप देख रहे हैं। तो ये आप ये यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा कि उस वक्त जो है बहुत सारे बांध, वहाँ पर बांध बनाने का कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मध्य प्रदेश की चंबल नदी पर बनाए गए 4 बांधों में यह पहला था। इसका निर्माण 1960 में पूरा हुआ। यहाँ पर एक फिगर आप वो देख रहे हैं, बांध बनने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, अब पंचवर्षीय योजना पर नेहरू जी के विचार क्या थे वो भी सुनिए। वो क्यों कहते थे कि जरूरी है योजना बनाना, जरूरी है, योजना से हम देश के विकास, आर्थिक विकास को एक नया रूप दे पाएंगे, नया मतलब क्या बनेंगे हम, नए प्रकार से उसको हम ये हैंडल कर पाएंगे और विकास का एक नया प्रतिमान स्थापित कर पाएंगे। क्यों कह रहे हैं, इनके शब्दों सुनिए। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू योजना प्रक्रिया के भारी समर्थक थे। उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम लिखे अपने पत्रों में नियोजन के आदर्शों और उद्देश्यों की व्याख्या की है। 22 दिसंबर 1952 के एक पत्र में उन्होंने लिखा था, पंचवर्षीय योजना के पीछे भारत की एकता और देश के विभिन्न जन समूहों के विराट आपसी सहयोग की अवधारणा निहित है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस प्रक्रिया में सिर्फ सरकारी तंत्र का ही महत्व नहीं होता, बल्कि जनता के उत्साह और सहयोग का महत्व इससे भी ज़्यादा है। हमारे लोगों को एक विशाल उद्यम में साझेदारी का उत्साह, उन्हें अपने अगले उद्देश्य की ओर बढ़ते सहयात्री जैसा एहसास होना चाहिए। बेशक योजना बहुत सारे अर्थशास्त्रियों, सांख्यिकी विशेषज्ञों, ऐसे ही दूसरे लोगों की गणनाओं पर आधारित हो सकती है और होगी, परंतु केवल आंकड़ों और संख्याओं से हालांकि महत्वपूर्ण है, ये किसी योजना में जीवन पैदा नहीं करते। जीवन का यह उच्छ्वास तो कहीं और से आता है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि ठंडे अक्षरों में लिखी योजना को एक ऐसा जीवंत, गतिशील उद्यम बना दे कि वह लोगों की कल्पनाओं को साकार सके। उन्होंने कहा कि सिर्फ कागजी तौर पर कोई योजना बनाने से नहीं होगा, आपको जो है कागज से निकल कर मतलब रियल धरातल पर, वास्तविक रूप से आपको उसको धरातल पर लाना होगा, जिससे क्या होगा, हम जो कागजी तौर पर जो सपना रखे हुए हैं उसको हम साकार कर सके। नेहरू जी यहाँ कह रहे हैं योजना बनाने के बारे में कह रहे हैं कि हम इस प्रकार चाहते हैं कि अब योजना को एक जीवंत रूप प्रदान कर सके। भिलाई इस्पात संयंत्र में जवाहरलाल नेहरू, यहाँ देखिए पिक्चर आपको दिखाऊंगा नीचे, भिलाई स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना 1964 में तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। यहाँ सोवियत संघ, ध्यान रखिएगा, रसिया की बात नहीं की जा रही है। रसिया 1991 के बाद, आप जानते हैं, यहाँ सोवियत संघ पहले इसको कहा था, यूएसएसआर की सहायता से किया गया था। छत्तीसगढ़ के पिछड़े ग्रामीण इलाकों में स्थित यह कारखाना आधुनिक भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेहरू जी वहाँ पर खड़े हैं, ये रखे, ठीक है। तो इनके साथ मिलकर उन्होंने इसको तैयार किया था। अब हम इस पर टॉपिक पे आते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभाव पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। ये ध्यान रखना है कि उस वक्त भी पर्यावरण के बारे में लोग जो है वो सलाह दे रहे हैं कि आप भले ही विकास कर रहे हैं, लेकिन इससे पर्यावरण का विनाश हो रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। उस वक्त पर्यावरणविद जो थे वो इसका विरोध कर रहे थे। महात्मा गांधी के अनुयायी मीरा बहन ने 1949 में लिखा था, विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे, मतलब मानवता को यहाँ उसे कहा गया है, कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी जिंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। इन्होंने पर्यावरण को ज़्यादा महत्व दिया और उस पर एक लेटर लिखा, कहा कि हमें पहले तो आनंद मिलेगा क्योंकि ये पर्यावरण का दोहन करके हम विकास कर पाएंगे, लेकिन बाद में हम उसको भुगतना पड़ेगा जो आज हम भुगत रहे हैं। उन्होंने मीराबा ने उस वक्त कहा, ठीक है। अब एक स्वतंत्र विदेश नीति की क्या मतलब, विदेश नीति के बारे में बात करेंगे कि आखिर राष्ट्र को चलाने के लिए कुछ न कुछ विदेशी देशों के साथ संपर्क करना जरूरी है। और यहाँ पर देखेंगे भारत में जो है विदेश नीति
के बहुत बड़े समर्थक रहे थे नेहरू जी, और विदेश नीति के माध्यम से उन्होंने भारत को वैश्विक पटल पर स्थापित किया था। यहाँ देखिए, जिस समय भारत को आज़ादी मिली तब तक दूसरे विश्व युद्ध की तबाही को कुछ ही समय हुआ था। 1945 में गठित की गई नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र, जिसको यूएन बोलते हैं आप, अभी अपने शैशव काल में थी, मतलब शुरुआत का ही समय 1945 में स्थापित हुई थी। 1950-1960 के दशकों में शीत युद्ध का उदय हुआ, शक्तिशाली देशों के बीच प्रतिद्वंदता पैदा हुई और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक टकराव गहरे होते चले गए, जिसके बारे में हम शीत युद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों, दोनों देशों ने अपने अपने समर्थक देशों को मिलाकर सैनिक गठबंधन बना लिए। यही समय था जब औपनिवेशिक साम्राज्य ध्वस्त हो रहे थे और बहुत सारे देश स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 9 स्वाधीन भारत के विदेश मंत्री भी थे। उन्होंने इस संदर्भ में, आप याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री जो हैं उस वक्त विदेश मंत्री का प्रभाव इन्हीं को मिला हुआ था स्वतंत्र भारत में। उन्होंने इस संदर्भ में स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसी विदेश नीति का मूल आधार था। यहाँ पर हम नाम की बात कर रहे हैं, ननराई मूवमेंट की। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत इन्होंने, नेहरू जी ने की थी। ठीक है। मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत। मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत के राजनेताओं के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में दुनिया के देशों से आह्वान किया गया कि वे इन दोनों मुख्य सैनिक गठबंधनों में शामिल न हो, परंतु गठबंधनों से दूर रहने की इस नीति का मतलब अलग थलग या तटस्थ रहना नहीं था। अलग थलग रहने का मतलब था कि विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रहे, जबकि भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देश तो अमेरिका और सोवियत गठबंधन के बीच सुलह सफाई में एक अहम भूमिका अदा कर रहे थे। कहने का अर्थ है कि उनके हम सैनिक ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, उनमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन जो विकास के लिए जो भी हमें जरूरत होगी उनसे हम जरूर संपर्क करेंगे। इन देशों ने युद्ध को टालने के प्रयास किए और अक्सर युद्ध के खिलाफ मानवतावादी और नैतिक रवैया अपनाया, परंतु विभिन्न कारणों से भारत सहित बहुत सारे गुटनिरपेक्ष देशों को युद्ध का सामना करना पड़ा। उस वक्त की जरूरत थी। कोई स्वतंत्र राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र कुछ हुए थे, कुछ स्वतंत्र राष्ट्रों को स्वतंत्रता चाहिए थी। इस प्रकार देखेंगे वहाँ पर ये कार्य किए जा रहे हैं। 1970 के दशक तक बहुत सारे देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन चुके थे। यहाँ बांडुंग का एक फिगर है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, देखिए नेहरू जी पढ़ रहे हैं। चित्र 10 देखिए, बांडुंग कहाँ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में एशिया और अफ्रीका के नेताओं की बैठक 1955 में। इस प्रसिद्ध सम्मेलन में 29 से ज़्यादा 9 स्वाधीन देशों, 9 स्वाधीन अर्थों में समझ में आ रहा है आपको, मतलब जो राष्ट्र नए नए आजाद हुए उनकी बात की जा रही है, कि प्रतिनिधियों ने इस बात की चर्चा की थी कि अफ्रीका एशिया के देश उपनिवेशवाद और पश्चिमी प्रभुत्व के विरुद्ध अपने प्रयास किस तरह जारी रख सकते थे। इनकी नीति बनाई गई थी। यहाँ पर फिगर में उन सभी राष्ट्रों के जो है प्रतिनिधि शामिल है ऑलरेडी। यहाँ देखिए, अब राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद, मतलब आज़ादी के 60 वर्षों के बाद हमने क्या क्या प्राप्त किया, इसकी चर्चा यहाँ पे की जानी है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। आपको मैं बता दूं कि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको आप ध्यान करते जाइएगा, उनको लिखते जाइएगा। हो सके तो एक डायरी और पेन लेके बैठे रहिए, उसको राइट डाउन करते रहिए, ताकि बार बार आपको उसके लिए भटकना ना पड़े। ऐसे एनसीईआरटी में जो भी इंपॉर्टेंट हो मैं आपको बता दिया करूँगा। 15 अगस्त 2007 को हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र रूप में अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई थी। इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा, संविधान में तय किए आदर्शों को हम किस हद तक साकार कर पाए, उसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। भारत अभी भी एक लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है। यह गर्व करने लायक उपलब्धि है। बहुत सारे विदेशी प्रेक्षकों का मानना था कि भारत एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। मतलब जब भारत आज़ाद हुई थी तो भारत बहुत सारे विदेशी जो लोग थे या बहुत सारे विदेशी जो राइटर थे वो बार बार कहते थे कि भारत में इतनी विविधताएं हैं, भाषा के तौर पर, रहन सहन के तौर पर, खान पान के तौर पर, मान्यता के तौर पर, कि भारत एक राष्ट्र के रूप में स्थापित हो ही नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। लेकिन उन सभी को एक करारा जवाब था भारत के नेतृत्वकर्ता ने। भारत के उस वक्त के जो राजनीति के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, इस भावना को खंडित कर दिया, इस धारणा को ही खंडित कर दिया, धराशायी कर दिया, और भारत एक रूपता के साथ टिका रहा। उनकी बातें की जा रही हैं, क्योंकि वैसे लोगों को उन्हें लगता था कि भारत का प्रत्येक क्षेत्र या भाषाई समूह अपने अलग राष्ट्र की मांग करेगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बाल्कन के जो देश हैं उनके तरह इनकी स्थिति होगी, इस तरह ये सोच रहे थे। कुछ विशेषज्ञों को लगता था कि भारत सैनिक शासन के कब्जे में आ जाएगा, परंतु ये सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई है। आज़ादी से अब तक 13 आम चुनाव हो चुके हैं और राज्यों तथा स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसके अलावा यहाँ के लोगों की भाषाई विविधता या धार्मिक विविधता भी राष्ट्रीय एकता की राह में रुकावट नहीं बन पाई है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमसे मतलब भारत से बहुत सारे राष्ट्रों को सीखना चाहिए। खासकर आप बगल में जो दिख रहे हैं पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान को, श्रीलंका को, आज भी देख के वहाँ पर कुछ न कुछ रक्तपात मचाया जाता है धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर। तो उन लोगों के लिए भारत क्या हो सकता है, एक एग्जाम्पल हो सकता है कि भारत ने इतने भाषाई जो संस्कृति को धारण करते हुए भी एक रूपता स्थापित किया और भारत एक रहा अभी तक 60 सालों तक। ठीक है।
परंतु दूसरी ओर यह भी सच है कि आज भी हमारे देश में गहरे मतभेद बने हुए हैं। संवैधानिक गारंटियों के बावजूद अछूत समुदाय या जिन्हें अब दलित कहा जाता है, आज भी हिंसा और भेदभाव से जुड़ रहे हैं। ये तार्किक बात की जा रही है यहाँ पर कि अभी भी कुछ भारत में अभी ये समस्याएं हैं। ग्रामीण भारत के बहुत सारे भागों में अभी भी वे साझा जल स्रोतों, मंदिरों, मैदानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो उन लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, शिक्षा का प्रसार करना ज़रूरी है, तभी ये चीज़ यहाँ पर खत्म हो पाएंगी। संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के बावजूद बहुत सारे राज्य विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच कई बार टकराव हो चुके हैं। यहाँ सांप्रदायिकता की बात की जा रही है और सबसे परेशानी की बात यह है कि इस बीच अमीर और गरीब का फासला लगातार बढ़ता गया है। भारत के कुछ भागों और कुछ समूहों को आर्थिक विकास से भारी फायदा हुआ है। वे आलीशान घरों में रहते हैं, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में भेजते हैं और विदेशों में छुट्टियों पर बेहिसाब पैसा उड़ाते हैं। दूसरी ओर बहुत सारे लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं, बीपीएल परिवार में हैं। शहरी झुग्गी बस्तियों या बंजर देहात में रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग अपने बच्चों के स्कूल भी नहीं भेज पाते हैं। तो इनकी बात अब की जा रही है कि किस प्रकार बहुत सारे ऐसे अपने आबादी का बहुत बड़ा एक हिस्सा है जो गरीबी में वंचित स्थिति में आज भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो उनके बारे में भी ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ एक धारावी जो है, बम्बई स्थित धारावी दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है। इससे इसके दूर वाले सिर पर आप गगनचुंबी इमारत देख सकते हैं। कहने का अर्थ है कि एक ये झुग्गी बस्ती है धारावी और यहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं। तो इसको दिखाया गया है। दिखाने का अर्थ ये है कि ये दिखाता है मुंबई ऐसे डेवलप क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर फिल्म सिटी है और आर्थिक राजधानी है, वहाँ पर भी झुग्गी का होना ये दिखाता है कि आज भी हम लोग असमानता के दौर में जी रहे हैं। हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असली ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है। स्वतंत्रता के समय तय की गई कसौटियों के हिसाब से देखें तो भारतीय गणतंत्र बहुत बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह भी सच है कि वह विफल नहीं हुआ है। अब यहाँ पर एक बात आलोचनात्मक, जब भी आलोचनात्मक आपको लिखने का है कि आलोचनात्मक यहाँ पर वर्णन करें तो आप भारत की विशेषता को जरूर बताइएगा। भले ही कुछ हमें कमियां हैं, कुछ हमने नहीं किया है या बहुत सारे प्रयास किए गए लेकिन वो सही हम सफल उसमें नहीं हो पाए, लेकिन आज भी सफलता के उस मापदंड पर हम कायम हैं। हम प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम इसको प्राप्त कर पाएंगे। देर आए दुरुस्त आए या देर सवेर हमें उन्हें प्राप्त कर लेना है। हमारी सोच जो है, हमारी जो नियम विनियम है या हमारे कानून जो है या हमारी जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं उनको देख के बनाई जा रही है। तो इसकी चर्चा करके ही आप लिखेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके बारे में आप निगेटिव लिखते चलेगा, इससे मार्किंग पर असर पड़ेगा। अब हम एनसीईआरटी में अन्यत्र की भी चर्चा करते हैं। तो उस वक्त श्रीलंका में क्या हुआ था उसकी बात की जा रही है। आप अब देखिए 1956 में जिस समय भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, उस समय श्रीलंका तत्कालीन नाम सीलोन उस वक्त था कि संसद ने कानून पारित करके सिंहला भाषा को देश के राजधानी बना दिया गया। यहाँ पर दो भाषाभाषी के लोग थे, सिंहले और तमिल। तो यहाँ पर सिंहला भाषा को देश का राजधानी का दर्जा दे दिया गया। इस कानून के जरिए सिंहला भाषा को सभी सरकारी स्कूल, कॉलेजों, सरकारी परीक्षाओं और अदालतों की भाषा बना दिया गया। श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले तमिल भाषी अल्पसंख्यकों ने इस कानून का विरोध किया। एक तमिल शासन ने कहा कि जब आप मुझसे मेरी भाषा छीन लेते हैं तो आप मेरा सब कुछ मुझसे छीन लेते हैं। एक और नेता ने चेतावनी दी कि आप सीलोन को बांटना चाहते हैं, निश्चिंत रहिए, मैं आश्वासन देता हूँ कि आपको एक विभाजित सीलोन ही मिलेगा। चिहली भाषा एक विपक्षी सदस्य ने कहा कि अगर सरकार का अपना रुख नहीं बदलती है और इस कानून पड़ जाती है तो इस छोटे से देश में से दो फूटे फूटे रक्तहीन देश भी पैदा हो सकते हैं। मतलब भाषा के आधार पर इन्होंने एक जो है तार्किक रणनीति नहीं अपनाई, श्रीलंका के द्वारा नहीं अपनाया गया और यहाँ एक भाषा को यहाँ पर ये बना दिया गया, एक भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी गई, जबकि तमिलों की जनसंख्या भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी तो उनको अल्पसंख्यक का एहसास करा दिया गया। पिछले कई दशकों से श्रीलंका में गिरोह चल रहा था और जो इसी कारण पैदा हुआ कि वहाँ के तमिल भाषी अल्पसंख्यकों पर हिंदी भाषा थोपी जा रही है। और एक अन्य दक्षिण एशियाई देश पाकिस्तान भी इसलिए दो टुकड़ों में बट गया क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला भाषी लोगों को लगता था कि पाकिस्तान में उनकी भाषा को दबाया जा रहा है। तो भाषा के आधार पर जहाँ भारत में विभिन्न भाषाभाषी जो राज्य है उनको भारत सरकार ने अपनी रणनीति के तहत उनको एक कर लिया और एक सही जो है वास्तविक जो है मापदंड अपना के इसको सही किया गया। वहीं अन्य जो अपने पड़ोसी राष्ट्र है उन्होंने भाषा के मुद्दे को सही तरीके से अगर नहीं डिसाइड नहीं कर पाए और वहाँ देखेंगे उनको टुकड़ों में विभाजित होना पाया। इसके विपरीत भारत एकीकृत राष्ट्र रूप में कायम रहा है कुछ हद तक, इसलिए यहाँ बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं को फलने फूलने का मौका दिया गया। अगर हिंदी को उसी तरह दक्षिणी भारत पर थोप दिया था जिस तरह पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू या उत्तरी श्रीलंका पर सिंधी भाषा को थोप दिया गया तो शायद भारत भी गृहयुद्ध में उलझकर बिखर जाता। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की आशंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए भाषाई राज्यों ने भारत की एकता के लिए कभी खतरा पैदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस एकता को और गहराई दी है। इससे पता चलता है कि जब तक
जब एक बार अपनी भाषा को दबने का भय खत्म हो जाता है तो विभिन्न भाषाई समूह एक विशाल राष्ट्र के अंग के रूप में सहज आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि हमारे पड़ोसी राष्ट्र में आप देख रहे हैं कि भाषा के मुद्दे पर राष्ट्र दो टुकड़े में बट रहे हैं। कहीं पर गृह युद्ध शुरू हो चुकी है, कहीं पर कई राष्ट्र बट चुके हैं। वहीं भारत की खासियत ये है कि इतनी विविध भाषाओं से संपन्न होते हुए भारत भी आज राष्ट्र के रूप में आज भी खड़ा है और विकास के नए नए प्रतिमान को प्राप्त कर रहा है, स्थापित कर रहा है। तो ये आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए आपको अन्यत्र बताया जाता है कि भारत, अगर आपसे पूछा जाए तो बताइएगा कि भारत में भाषा के आधार पर भाषा एकीकरण के लिए भारत ने जो प्रयास किए उसकी तुलना अन्य राष्ट्रों से करेंगे तो भारत आपको अभी भी उच्च मापदंड का मिलेगा। और भारत के राजनेताओं ने, खासकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने उस वक्त ऐसी रणनीति अपनाई जिसके तहत भाषा को प्रश्रय दिया गया, भाषा के विकास के लिए पूरे प्रयास किए गए, क्षेत्रीय भाषा को और भी उर्वर बनाने का कार्य किया गया, जिससे लोगों में क्या हुआ, ये भावना बैठ गई कि हमारे भारत देश में हमें स्वतंत्रता दी जा रही है, बोलने की स्वतंत्रता है, भाषा को अपनाने की स्वतंत्रता है। इस प्रकार भारत जो है, भारत और भी जाकर ज़्यादा समृद्ध होता है, और भी एकीकरण होता है, लोगों में और भी जो है मिलनसार लोग मिलते हैं, उनमें सुलह होता है और एक सामाजिक समरसता का भाव प्रकट होता है, भाषाई समरसता का भाव प्रकट होता है। वहीं अन्य देश जो है इस भाषा के आधार पर दो टुकड़े हो जाते हैं, कहीं गृह युद्ध हो रहे हैं, कहीं बार बार मारकाट मचाए जाते हैं। तो ये हमारी उपलब्धि रही है, भारत की उपलब्धि रही है कि भारत ने इसको एक व्यवहारिक नियम बनाकर एक आप देखेंगे कि एक नवीन सोच के साथ, एक प्रगतिशील सोच के साथ भारत के भाषाई के मुद्दों को हल किया भारतीय नेताओं ने। और ये आज हम एक हैं और भारत जो है एक अखंड राष्ट्र के रूप में आज भी विद्यमान है। तो ये हमारी उपलब्धि है दोस्तों। पार्ट 2, ये अब हमने यहाँ पर ये क्लास जो हम 8th का ये जो अध्याय चैप्टर हम 10 पढ़ रहे थे उसको हमने भली भांति समाप्त कर दिया है। अब हम नेक्स्ट जो है क्लास में जाने वाले, मतलब क्लास 9th अब हम पढ़ेंगे। वो भी अब 2 सेक्शन में आपको मैं पढ़ाऊंगा। 9th क्लास में दो आपको बुक पढ़नी है, तो वो भी मैं बताऊंगा। अभी हमने वहाँ भी भारत के बारे में पढ़ेंगे, समकालीन विश्व के बारे में, उसमें हम सेकेंड बारे में पढ़ेंगे। तो आपसे आशा करता हूँ कि ये आपका जो चैप्टर है क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, मतलब 3 क्लास हमने कवर कर दी है। अभी भी बहुत बच्चे जिन्होंने इसको नहीं देखा है और समय निकाल के, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में कोई दिक्कत है, ऐसे तो मैं मान के चलता हूँ क्या समझ चुके होंगे। फिर भी आपको कभी कंसेप्ट में दिक्कत हो तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा। अगर उसमें भी दिक्कत है तो 24/7 आपके लिए उपलब्ध है, चैनगढ़ की टीम उपलब्ध है। आप कमेंट कीजिए या आप मेल कीजिए, आपके सवालों का जवाब सही समय पर दिया जाएगा। जो भी आपके मन में शंका है इस विषय के प्रति, उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। तो ये आप काम जरूर कीजिएगा। और जो नए बच्चे हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब क्लास 9 में आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, और इससे पहले के क्लासों का एक शेड्यूल बना के आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से पढ़िए और उसको धीरे धीरे कवर कर लीजिए। ज़्यादा वीडियो इसमें नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत है तो जब हम साइक्लिक रूप से दोबारा आएंगे तो आपको फिर से हम समझा देंगे। फिर भी मैं इतना मान के चलता हूँ कि हर क्लास में मैं उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू करके ही आपको आगे ले चलता हूँ, तो इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप उसके बारे में भली भांति पढ़ेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं। दोस्तों, अभी भी जिन्होंने चैनगढ़ IAS को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पर जाके चैनगढ़ IAS टाइप कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सबसे पहले आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। पर्सनलाइज कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिस हम देते हैं आपको तो सूचना आप तक पहुंच पाएंगी। तो ये काम जरूर कीजिए। बहुत सारे ऐसे आपके दोस्त हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिज्ञासु है, जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में है और लॉकडाउन के समय में या इस कोविड के काल में घर पे बैठे हुए हैं और वो पढ़ना चाहते हैं डिजिटल मोड में, तो उनको चैनगढ़ का लिंक जरूर बताइएगा, उनका एड्रेस जरूर बताइएगा, लिंक जरूर शेयर कीजिएगा विभिन्न सोशल साइट्स के माध्यम जो आप उपयोग करते हैं अपने मनोरंजन के रूप में। तो एक काम आप जरूर कीजिएगा, उनके साथ इसका लिंक जरूर शेयर कीजिए ताकि चैनगढ़ तक उनकी पहुंच हो सके और हम भी उनसे जुड़ पाएँ और इस कोविड काल में भी एक सुरक्षित जो है पढ़ाई का जो जरिया है, हम बिना उसमें गैप किए हुए आराम से पढ़ पाए और एक कॉन्सेप्ट बना पाए। क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से NCERT का अध्ययन बहुत जरूरी है। आपको सलाह दिया जाता है कि आपका बेस सही हो। बहुत बच्चों ने पढ़ा था लेकिन वो उस वक्त क्या करेंगे, एकेडमिक्स के समय वो उनका ध्यान था सिर्फ एग्जामिनेशन पास करना। अब उनको जरूरत है, क्योंकि वो अब अधिकारी बनने वाले हैं, तो उनके लिए समझ विकसित होनी जरूरी है। उनको जरूर सलाह दी जाए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कुछ प्रश्न है तो जरूर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका लिंक शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत लोगों तक इसकी पहुंच हो सके। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो जो है मैं अब यहाँ कार्यक्रम समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद दोस्तों।